जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, जिन लोगों ने इस सेशन को लाइक कर दिया उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जहां जहां भी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ सके। चलिए फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में फिर मैं आप लोगों की जो विनर की लिस्ट है वो भी एक बार दिखा दूंगा। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? ठीक है, 1922 का अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष कौन थे ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है मुझे। जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी से देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, और जल्दी जल्दी से आंसर करना है आप लोगों ने, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर सके। पोल के अंदर में भी मैंने आप लोगों को दे दिया है यहाँ पर कि कौन सी जगह पे 1922 का जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सेशन है आपका गया का। अब फ्रेंड्स, मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों से इसलिए भी पूछा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन से नंबर का सेशन था, क्योंकि ये भी आप लोगों से इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए एग्जामिनर ने ये पूछ लिया कि ये कौन से नंबर का सेशन था, तब क्या करेंगे? ठीक है, तो प्लीज इसको याद रखना आप लोग फ्रेंड्स कि ये 38वें नंबर का सेशन था, 38 नंबर का सेशन था आईएनसी का, 38वें नंबर का। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा था कि इसको भी आप लोग कर लीजिए। एक एक पॉइंट में आपको लिंक के साथ में, जैसे गया का आपको याद होगा काफी सारे बच्चों को, अब वो 38वां याद नहीं होगा, बट अब याद हो जाएगा आप लोगों को वो चीज। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे इस समय में? तो चित्तरंजन दास। ठीक है, चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता था? एक नंबर यहां पर में बनेगा आप लोगों का, प्लस एक नंबर। ठीक है, एक नंबर यहां बनेगा। चित्तरंजन दास को किस नाम से जाना जाता था? देखते कितने लोग बता पाते हैं। बिहार में कांग्रेस का पहला सेशन 1912 के अंदर में हुआ था, पटना के अंदर में, बाराबांकी के अंदर में, ये याद रखिए, बांकीपुर के अंदर में आप लोगों का। ठीक है, बांकीपुर के अंदर में पहला सेशन हुआ आपका पटना के अंदर में, और वो सेशन जो है आप लोगों का 27वें नंबर का सेशन था, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो गया में हुआ था सेशन, ये याद रखेंगे, चित्तरंजन दास थे इसके अध्यक्ष 1912 में। ये देखिए, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बांकीपुर पटना के अंदर में। ठीक है, आर माधोलकर इसके अध्यक्ष थे। 1922 में 38वां सेशन था। देखो, इसके लिए मैंने आपको करवाया, ये वाले और इस वाली चीज के लिए ये क्वेश्चन करवाया। 38वां सेशन था और चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। मैंने आप लोगों से पूछा कि क्या इनको कहा जाता था, तो इनको ये कहा जाता था। सभी लोग लिखेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में, देश बंधु चित्तरंजन दास की जो है यहाँ पर में उनका उपनाम या उपाधि क्या थी जिनको उस नाम से जाना जाता था? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता था, ये याद रखना है आप लोगों ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों से। कंटिन्यूअसली आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्या बात है। देखिए, पहले क्वेश्चन में 1000 क्रॉस करवा दिया आप लोगों ने। ठीक है, कांग्रेचुलेशन आप सभी लोगों को। जल्दी से लाइक का नंबर भी पहुंचा देंगे। और 53वें नंबर का सेशन था रामगढ़ का सेशन आपका, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, 6 साल तक अध्यक्ष रहे फिर उसके बाद में। नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर में। उसके बाद, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बताना चाहूंगा कि कल जो हमारा सेशन हुआ था, ठीक है, उसके अंदर में जो विनर लिस्ट है, वैसे तो मैंने ये विनर लिस्ट आप लोगों की टेलीग्राम के ऊपर में ऑलरेडी शेयर कर दी है। दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप जो है DANISHSHEIKH, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी शेयर कर दिया। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, जेरी डिब्बो जी बहुत ही जो है यहाँ पर में एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है, क्लास के अंदर में, पेड क्लास के अंदर में भी हमेशा एक्टिव रहती है। उनके अकाउंट्स में भी जाके जब मैंने देखा तो बहुत सारे टेस्ट उन्होंने अटेम्प्ट किए हुए हैं। पेड स्टूडेंट है, 2x मल्टीप्लायर लगा के उनका फाइनल प्राइस है। ओके, मिराज अहमद इनका है, प्रीति कुमारी जी, ठीक है, 2x है। उसके बाद में शशिकांत सिंह, रंजीता श्रीवास्तव है, ठीक है, पुष्पा यादव जी, ये वाईटी वाले स्टूडेंट थे। होपफुली अब जब उनको मिल जाएगा तो शायद वो पेड में भी आ जाएंगे। आदिल अहमद किदवई जी, ठीक है, शारिफ अंसारी, फजलुर रहमान और एमडी रजा अली। एमडी रजा अली जो है, इनकी भी सब बहुत सारी टेस्ट जो है इनकी अटेम्प्टेड थी। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर 5000 स्टूडेंट हो जाएंगे हमारे, तो हम लोग जो है ये इसको 10 स्टूडेंट को देंगे। लेकिन स्टिल फ्रेंड्स, हम लोग 198 स्टूडेंट से रह गए थे कल, 4802 बच्चे थे हमारे कल लाइव। बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जो है वो होगा हमारा। इसी वजह से फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मोटिवेशनल प्राइस जो है वो दिया गया है। अदरवाइज नहीं तो पहले तो केवल 5 डिसाइडेड था कि केवल पहले 5 को देंगे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। चलिए, नेक्स्ट टेस्ट के अंदर में आप लोग जो है अच्छे से देने की कोशिश करना। आज यहाँ पर मैं आप लोग की महान मुगल सम्राटों में से, ठीक है, बाबर से औरंगजेब तक 2 राजपूत ऐसे हुए जो दो राजा ऐसे हुए जो राजकुमारियों से पैदा हुए। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन, अगर इसका आंसर किसी ने कर डाला तो उसको मान जाएंगे। मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूं कि ये क्वेश्चन का आंसर करके बताओ, और इसका मेरे को आप लोग ये भी बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन हेडमास्टर के एग्जाम में आया था। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूं, ये हेडमास्टर वाली जो पिछली एग्जाम हुई थी उसके अंदर में क्वेश्चन था आपका। कौन से दो मुगल बादशाह हुए जिनकी मम्मी राजकुमारियां थी, राजपूत राजकुमारियां थी? ठीक है, राजपूत राजकुमारियां थी उनकी मम्मी।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मतलब मुगल जिनको मुस्लिम माना जाता है उनके दो इंपॉर्टेंट वाले राजा, वैसे तो बहुत सारे राजा ऐसे हुए, इवन जो लास्ट मुगल बादशाह थे, ठीक है, बहादुर शाह जफर, वो खुद एक हिंदू राजकुमारी के बेटे थे। लाल बाई उनकी जो है मम्मी का नाम था। जो अकबर द सेकंड थे ना, उन्होंने एक हिंदू राजपूत महिला से भी शादी की थी, उनके बच्चे थे वो, ठीक है। तो काफी सारे जो मुगल बादशाह हुए वो मतलब उनकी मम्मी हिंदू थी, तो वो हिंदू मुस्लिम का मिक्सचर ही थे वो बेसिकली, ठीक है। बहुत बढ़िया फ्रेंड, 74% लोगों ने आंसर किया है। आंसर होगा आपका जहांगीर और शाहजहां। कितने लोग चाहते हैं एक्सप्लेनेशन दे दूं मैं इसका आपको, ठीक है। और मैं जितने भी बच्चे पेड क्लास के अंदर मैं उनको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो है ना एक स्पेशल क्लास लगने वाली है जिसको हम लोग मिसलेनियस क्लास कहेंगे, ठीक है, मिसलेनियस। उसके अंदर में मैं आपको जितनी भी मिसलेनियस चीजें जो आप लोगों से एग्जाम में पूछी जा सकती है वो सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा अकबर, ठीक है, की एक पत्नी थी जिनका नाम था, ठीक है, हीरा कुंवारी या फिर हरका बाई के नाम से इनको जाना जाता था, ठीक है, हरका बाई, ठीक है, जिसको आप लोग जोधा बाई, जोधा अकबर जो बोलते हो ना, बेसिकली उनका नाम हीरा कुंवारी या फिर हरका बाई था। हरका बाई या फिर इनको और किस नाम से जाना जाता था, हीरा कुंवारी के नाम से, हीरा कुंवारी, ये याद रखना है आप लोगों ने। हीरा कुंवारी या हरका बाई जयपुर की जो है राजकुमारी थी ये, ठीक है, जयपुर की थी, जोधपुर की नहीं थी, जयपुर की। किसी ने जोधपुर लिखा है, वो जोधपुर नहीं, जोधपुर वाली अलग है, वो अभी बताऊंगा आपको। इनका बच्चा था, ठीक है, इनका बच्चा था जहांगीर, जहांगीर, ठीक है, जिसको आप लोग सलीम के नाम से जानते हो, ठीक है, तो सलीम के नाम से। तो सलीम जो है एक राजपूत मम्मी का बेटा था। दूसरा वाले की बात करते हैं अब हम लोग यहाँ पर में, ठीक है, दूसरा था यहाँ पर में अब ये जहांगीर, जहांगीर की एक पत्नी थी, ठीक है, जहांगीर की एक पत्नी थी जिसका नाम था जगत गोसाइनी। क्या नाम था उसका? जगत गोसाइनी। या थोड़ा सा इसको बड़ा करके लिखते हैं अपन लोग ताकि आप लोग देख पाए इसको, ठीक है। जहांगीर की पत्नी थी जगत गोसाइनी, जगत गोसाइनी, ये थी जोधपुर की, ठीक है, जगत गोसाइनी। इनका बेटा था, इन दोनों का बेटा था, ठीक है, शाहजहां। तो ये जो जहांगीर और ये जो शाहजहां है, ये हिंदू राजपूत जो महिलाएं हैं उनके बच्चे थे, ठीक है। तो जहांगीर की मम्मी भी हिंदू राजपूत राजकुमारी थी, ठीक है, जयपुर की, मारवाड़ की, आप लोगों को याद रखना है यहाँ पर में, ठीक है। और यहाँ पर में आप लोगों का जगत गोसाइनी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? आंसर हो जाएगा जहांगीर और शाहजहां। सिंपल सी बात है, और ये आप लोगों का एग्जाम में पूछा भी गया था। अगर आप चाहते हो ऐसे सारे क्वेश्चंस करवा दूं तो सभी लोग जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं अपना अपना रिस्पॉन्स देते रहेंगे, मैं बिल्कुल आप लोगों को ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन करवा दूंगा। नाउ फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गया में हुआ था? बिहार सांख्यिकी अधिकारी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और इसका आंसर मेरे को यहाँ पर में 2000, यहाँ पर में जो है सारे के सारे जो लोग हैं, ठीक है, मेरे को 90 प्लस चाहिए मुझे आप लोगों से आंसर, ठीक है। बिहार सांख्यिकी का क्वेश्चन मुझे मिला तो मैंने आप लोगों से करवा दिया, ठीक है। जल्दी से बिल्कुल बस आप लोग आंसर कर दीजिए कमेंट इसके अंदर में, पोल के अंदर में, और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मैं कौन से नंबर का था ये आप लोग बताएंगे, इसी वजह से ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि रिवीजन कैसे करवानी होती है, ठीक है। 97% अब तक आया हुआ है, 96, ठीक है। मैं जस्ट देखना चाह रहा हूं कि क्या यहाँ पर में 90 के ऊपर में रहता है ये 94, ठीक है। जैसे जैसे पोल बढ़ रहा है वहां पर में ऊपर नीचे हो रहे हैं लोगों के आंसर्स। जी कंटिन्यूअसली आप लोग पोल में भी आंसर करते रहिए। 38वें नंबर का है, बहुत बढ़िया। सब लोग लिखते भी रहेंगे, कमेंट बॉक्स के अंदर में नंबर लिखते रहेंगे कौन से नंबर का है वो, ठीक है। सभी लोग लिखते रहेंगे, कौन अध्यक्ष थे उसके ये भी लिखते रहेंगे, उनकी उपाधि क्या थी ये भी लिखते रहेंगे आप लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं 1000 काउंट वोट का हो जाएगा वैसे मैं यहाँ पर मैं इसको पोल को बंद कर दूंगा, ठीक है। और देख लेंगे हम लोग की रिजल्ट कितना आया है हमारा। जल्दी से तब तक सारे लोग लिखते रहिए, बार बार लिखते रहिए ताकि आप लोगों को याद हो जाए सारी की सारी चीजें, ठीक है। बार बार भी लिखते रहेंगे तो भी कोई इशू नहीं है आप लोगों का, ताकि याद हो जाए। देखिए 91% लोगों ने आंसर किया है सही वाला, और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो है यहाँ पर हमारा, चलिए बहुत बढ़िया, 91% लोगों ने आंसर किया है फ्रेंड्स 1000 पोल के अंदर में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 91% लोगों ने सही आंसर किया था। ओके चलिए गुड।
तो चित्तरंजन दास देशबंधु उनकी उपाधि थी। कौन से नंबर का अध्यक्ष थे, कौन से नंबर का सेशन था, ये याद कराना था मेरे को मेन बेसिकली। 38वें नंबर का सेशन था, ये याद रखना है। किसी को लग रहा होगा कि सर ये तो ये आता है, बट बस दूसरी जो चीज है आप लोगों की 38 नंबर की जो चीज है, ठीक है, उनको देशबंधु कहा जाता है, वो भी याद करना है, ठीक है, नहीं तो पता चले यही करोगे और वो ये सारी चीजें रह जाएंगी छोटी छोटी सी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, ये बताएंगे आप सभी लोग, जल्दी जल्दी से बताइए। भारतीय संविधान सभा के अंदर में कितनी महिला सदस्य थी संविधान सभा के अंदर में? हमारे भारत की संविधान सभा के अंदर में मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, पहले जो है 389 सदस्य थे, 300, ठीक है, 89 सदस्य हुआ करते थे आप लोगों के, 89 90 क्या बोलेंगे इसको आप लोग, ठीक है। देखिए यहां पर में 389 थे। इसके बाद में मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इसमें से जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो भारत की संविधान सभा के अंदर में, ठीक है, ये डाउन हो गया, ये नंबर डाउन हो गया और ये डाउन होकर नंबर रह गया 299, ठीक है, 299। तो भारत की संविधान सभा के अंदर में 299 सदस्य थे भारत की संविधान सभा में, जिसमें से फ्रेंड्स 15 जो है महिला सदस्य थी, 15 महिला सदस्य, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। ये इनकी लिस्ट भी है आप लोगों के सामने, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर। मैं आपको बता दूं राजकुमारी अमृत कौर जो है ये आप लोगों को याद रखना है, भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी। इसको कैसे याद रखेंगे कि भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? कोई ट्रिक बता सकता है मुझे यहाँ पर? में कोई ट्रिक बताएंगे जल्दी से? एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है भाई, हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री कौन थी भारत की? पहली स्वास्थ्य मंत्री अमृत। अमृत पिला दो भाई, ठीक हो जाएगा वो बंदा, ठीक है, बंदा बंदी जो भी है वो ठीक हो जाएगा, अमृत पिला दो। तो अमृत, तो ये याद रख लेना आप लोग, अमृत से हेल्थ मिनिस्टर, राजकुमारी अमृत कौर, तो अमृत पिला दो, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर कौन थी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो इस तरीके से थे आप लोगों के। विजय लक्ष्मी पंडित जो है ये जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी, ये भी याद रखेंगे आप लोग। और ये जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर में भारत की पहली महिला, भारत की पहली जो है महिला रिप्रेजेंटेटिव और यूनाइटेड नेशन की पहली अध्यक्ष, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी ये विजय लक्ष्मी पंडित। मैं आपको आगे में जब और यूनाइटेड नेशन वगैरह के क्वेश्चन कराऊंगा उसमें भी कराऊंगा आप लोगों को। द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन थे? ठीक है, निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष, जो भारतीय नहीं थे, यूरोपीय थे, ठीक है। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का आप लोग। बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहां पर में तो एओ ह्यूम जो है ये संस्थापक थे, संस्थापक, संस्थापक। आवाज क्यों आ रही भाई इसमें? कहां से आ रही है आवाज? ठीक है, संस्थापक थे ये, ओके। उसके बाद में बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर में जॉर्ज यूल जो है ये आपके क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। कौन से साल बने थे ये भी आप लोग मुझे बता सकते हो, कौन से साल बने थे? तो ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद में मैं अगर आप लोगों को बताऊं यहां पर कि कैसा रहा 1885, 1886, 1887, ठीक है, ये तीन के तो आपको याद होने ही चाहिए, लेकिन 1888 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1888 के अंदर में यहां पर में ये सेशन हुआ था इलाहाबाद के अंदर में, इलाहाबाद, सभी लोग लिखेंगे, इलाहाबाद के अंदर में हुआ था। और इस सेशन के अंदर में जॉर्ज यूल जो है ये अध्यक्ष बने थे, जो कि पहले नॉन इंडियन या फिर यूरोपियन अध्यक्ष थे, यूरोपियन अध्यक्ष। तो कहां बने थे ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ओके। 86% लोगों ने यहां पर में सही आंसर दिया है, बी इज द करेक्ट आंसर, जॉर्ज यूल। बट कहां बने थे ये भी आंसर याद रखना है। कौन से नंबर का सेशन था वो, ये आप लोग कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में। जल्दी से कमेंट करके भी आंसर बता देंगे मुझे कि कौन से नंबर का सेशन था वो। आप लोग खुद देखिए, आपके सामने में है, चौथे नंबर का सेशन था, ठीक है, जॉर्ज यूल, और इलाहाबाद के अंदर में हुआ था ये सेशन। पहले 3 सेशन के बारे में बताओ क्या, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे सभी लोग, मेरे साथ साथ में रिवाइज करते जाओ, रिवीजन इज द की। याद रखना है आप लोगों ने, बॉम्बे में हुआ था सेशन, बॉम्बे में, ठीक है। और WC वोमेश चंद्र बैनर्जी, बैनर्जी, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये अध्यक्ष थे वोमेश चंद्र बैनर्जी। दूसरे नंबर का, ठीक है, ये हुआ था कलकत्ता के अंदर में, कलकत्ता में, ठीक है, दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। और तीसरे नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीसरे नंबर का, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंस है आप लोगों का, तीसरे नंबर का, ये हुआ था मद्रास के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, मद्रास में, मद्रास। और बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन, बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब अली प्यार का दुश्मन,
ठीक है। तो तैयब जी जो है यहाँ पर मैं याद रखना है आप लोगों ने, ये अध्यक्ष थे मद्रास सेशन के अंदर में और पहले मुस्लिम अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों का, तो सभी लोग इसको याद रखेंगे। जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा दीजिए फ्रेंड्स, इतने सारे लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को और भी जो इंटरेस्टिंग जो चीजें आप लोगों की वो सारी याद करवाता रहूं आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसको जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसको माना जाता है, जिसने भारत के अंदर में रिनेसा या फिर जो है भारत के अंदर में समाज सुधार धर्म सुधार की एक लौ जलाई थी, एक आग जलाई थी। बताइए किसको माना जाता है भारतीय समाज सुधार का जनक जी। तो आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में, राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय जो है इनको भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है। राजा राममोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी थी, ये आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे, किसने इनको उपाधि दी थी। राजा राममोहन रॉय को लंदन किसने भेजा था, ये भी आप लोग मुझे बताओगे। इनको लंदन किसने भेजा था, आप लोग बताएंगे मुझे। राजा राममोहन रॉय लंदन गए थे, ठीक है, घूमने तो गए नहीं थे, किसी ने भेजा था उनको, तो किसने भेजा था। ओके, तो राजा राममोहन रॉय जो है फ्रेंड्स ब्राह्मो समाज के संस्थापक, आत्मीय सभा के संस्थापक, ठीक है ये। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आप लोगों से, संवाद कौमुदी नाम की एक उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पत्रिका निकाली थी उन्होंने। ओके, काफी सारी चीजें जो इनके बारे में मैं आप लोगों को बता सकता हूं। तो अभी यहाँ पर मैं फिलहाल के अंदर में हम लोग थोड़ा सा इसको क्रिप्स में रखते हैं। राजा राममोहन रॉय भारतीय पुनर्जागरण के जनक, इनको राजा की उपाधि अकबर सेकंड ने दी थी। अकबर सेकंड, अकबर द ग्रेट नहीं, वो अकबर वन अलग है, जो जोधा अकबर वाला अकबर है वो अलग है आप लोगों का। यहाँ अकबर द सेकंड की बात हो रही है। इनको लंदन भी अकबर द सेकंड ने ही भेजा था। क्यों भेजा था उन्होंने लंदन, कि भाई जाओ तुमको 2 दिन और 3 रात का जो है वो हम तुमको गिफ्ट वाउचर लगा है, तुमने दानिश सर की क्लास के अंदर में टॉप किया था, ठीक है, टेस्ट के अंदर में, तो तुमको 2 दिन और 3 रात का लंदन का ट्रिप दिया जा रहा है, इसलिए भेजा था क्या उनको, नहीं। उनको भेजा था इसलिए ताकि इनकी पेंशन बढ़ाई जा सके। एक्चुअली अंग्रेजों के पेंशन भोगी थे, अंग्रेज इनको पेंशन देते थे। इन्होंने बोला यार तुम्हारी चाचिया जो है वो उनकी संख्या बढ़ गई है, वैसे भी कोई युद्ध तो करता नहीं, मैं बोला था इनको कि लाल किले में बैठे रहो करके, कोई युद्ध नहीं करना है, तो क्या करे, बैठे बैठे क्या करे, शादियों पे शादियां किए जा रहे थे बस तब की, ठीक है। एक राजकुमारी थी, मैं राजपूत राजकुमारी लालबाई, मैंने आपको बताया, उनसे भी शादी की थी, उन्हीं से जो उनका बेटा हुआ था बहादुर शाह जफर, उन्हीं का बेटा था अकबर द सेकंड और लालबाई का, ठीक है। क्या क्या बताओ अभी इनके बारे में आप लोगों को, बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, अकबर द सेकंड, इन्होंने अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राममोहन रॉय को लंदन भेजा था और राजा की उपाधि भी दी थी उनको, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर, ठीक है, किसकी रिकमेंडेशन के आधार पर। जल्दी जल्दी से यहाँ पर मैं आप लोग कमेंट करते रहेंगे। और ये क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, इसका तो पोल भी बनता है, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। देखिए, भारत के अंदर में जो संविधान सभा बनाई गई थी उसको बनाने के लिए एक अंग्रेजी जो है मिशन था या कमीशन था, ठीक है, उसने क्या किया था फ्रेंड्स, रिकमेंडेशन दी थी। तो कौन था जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर भारत के अंदर में जो है संविधान सभा बनाई गई। जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग यहाँ पर, में सभी लोग देखते हैं कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। कौन से साल में वो मिशन भारत के अंदर में आया था वो भी बता देंगे आप लोग। देखिए, हमारे भारत के अंदर में ये जो क्रिप्स मिशन है, क्रिप्स मिशन ये आया था 1942 में, आपको कल भी बताया था मैंने, 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। और ये जो क्रिप्स मिशन है आप लोगों का, इसने क्या किया, इसने जो है भारत के अंदर में आकर उसने भारत के लोगों से एक मदद मांगी थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में मदद की जाए। तो इसके आधार पर तो संविधान सभा नहीं बनी थी आप लोगों की। इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है, 1947 के अंदर में जो भारत का एक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पास किया गया था जुलाई 1947 के अंदर में, इससे भी संविधान सभा नहीं बनी। संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन के आधार पर, जो कि 1946 में आया था, 1946 के अंदर में। तो ये याद रखेंगे आप लोग, 1946 के अंदर में जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसके आधार पर बनी थी इसको, ठीक है। माउंटबेटन की रिकमेंडेशन के आधार पर क्या हुआ था, भारत का बंटवारा हुआ था, माउंटबेटन प्लान, ये याद रखना है, इसके आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर मैं 65% लोगों ने सही आंसर दिया है फ्रेंड्स, ये भी याद रखेंगे आप लोग प्लीज। ये भी याद रखना कि कौन सी चीज कौन से साल में हुई थी, क्योंकि आप लोगों से क्रोनोलॉजी वगैरह वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, 1000 लाइक्स हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, 1000 लाइक्स के लिए। नर्मदा नदी जो है फ्रेंड्स वो कहां से निकलती है, माइकल हिल से, हिमालय से, विंध्या से, सातपुड़ा से, कहां से निकलती है नर्मदा नदी, जल्दी बताइए आप लोग, नर्मदा नदी कहां से निकलती है।
जल्दी जल्दी से बताना है सभी लोगों ने, नर्मदा नदी कहां से निकलती है। देखिए, अगर मैं नर्मदा नदी की बात करूं फ्रेंड्स, तो वो हिमालय से निकलने वाली नदी तो नहीं है आप लोगों की। तो आप लोगों का ये बी तो आप लोगों का बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। जो भी लोग बी लगा रहे हैं वो लोगों का सभी का एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, विंध्या, सातपुड़ा या माइकल। विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से, ये विंध्या है या सातपुड़ा है, उनके बीच में से बहती है ये नदी, उनके बीच में से बहती है। ये विंध्या हिल्स है और ये सातपुड़ा है, उनके बीच में से ये नर्मदा नदी बहती है, उनमें से निकलती नहीं है। तो एक ही बच गया आपका माइकल, माइकल हिल्स। ठीक है, माइकल हिल्स जो है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को मिलेगा अमरकंटक प्लेटू के ऊपर में, अमरकंटक नाम की जगह। मैं आपको दिखाता भी हूं मैप के ऊपर में, डोंट वरी। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, ये है आप लोगों का, आई होप आप लोगों को यहाँ पर में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये है आप लोगों का माइकल रेंज, माइकल रेंज। ये अमरकंटक प्लेटू के ऊपर में, मतलब ये वाली जो जगह है ना आप लोगों की, ये वाली माइकल जो रेंज है पूरा, यहाँ पर में अमरकंटक प्लेटू है, अमरकंटक का पठार, अमरकंटक, इसको अमरकंटक पठार भी बोलते हैं। तो अमरकंटक पठार के ऊपर में माइकल रेंज है, माइकल हिल्स आप लोगों की। ठीक है, वहां से ये अमरकंटक के पठार से या फिर माइकल रेंज से जो है ये नदी निकलती है आप लोगों की, नर्मदा नदी, यहां से और ऐसे निकलकर इस तरीके से ये नदी जो है कहां पर में जाती है, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से बहती है, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से बहती है और यहां पर में जाकर खंभात की खाड़ी के अंदर, ये आप लोगों की जो है ना, ये कैम्बे खंभात की खाड़ी, वहां पर में जाकर मिल जाती है। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। माइकल रेंज या फिर अमरकंटक जो है वहां से निकलती है, विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से बहते हुए इधर में जाकर मिल जाती है आप लोगों की। इंपॉर्टेंट पॉइंट सबको याद रहेगा, एक बार लिख दीजिए ताकि मैं कभी भी अगर आप लोगों से रिवाइज करवा के आप लोगों से पूछूं तो आप लोग जो है इसका आंसर करने में सक्षम हो जाए। ओके, चलिए, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, माइकल, और विंध्या और सातपुड़ा के बीच में से बहती है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कीजिए और मुझे इस क्वेश्चन का आंसर 90+% लोगों से चाहिए, क्योंकि बार बार आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर में पूछा जाता ही है। इसके ऊपर में, बुद्धिस्ट काउंसिल के ऊपर में, पहली बौद्ध परिषद जो है वो कौन से राजा के जो है संरक्षण के अंदर में आयोजित की गई थी, बताइए जल्दी से, और कहां आयोजित की गई थी, ये भी आंसर करना है आप लोगों ने। 90% प्लस चाहिए इसका आंसर, बताइए जल्दी से कि पहली जो बौद्ध परिषद है वो कौन से राजा के समय में आयोजित की गई थी, और आप लोगों ने बताना है कि कहां आयोजित हुई थी और इसके अध्यक्ष कौन थे इस सभा के। तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं आप लोगों से, तो अजात शत्रु के समय में इसको आयोजित किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसको आयोजित किया गया था राजगीर के अंदर में, राजगृह भी इसको बोला जाता है, राजगृह, राजगृह बोला जाता है। अजात शत्रु उसके उस समय में शासक थे। अध्यक्ष किसको बनाया गया था इस सभा का, ठीक है, अध्यक्ष, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप, ये भी याद रखोगे सभी लोग, लिखेंगे महाकश्यप, इंपॉर्टेंट है, महाकश्यप लिखो सभी लोग, इंपॉर्टेंट वाली बात है आप लोगों की। 76% लोगों ने आंसर दिया, जबकि कितना इजी क्वेश्चन है यार। इसीलिए कह रहा हूं आप लोगों से, रिवीजन करो, रिवीजन इज द की। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा याद होगा आप लोगों को। जो भी 76% लोग जिन्होंने भी आंसर किया है ना यहाँ पर में, वो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बार बार रिवाइज किया होगा इन चीजों को। तो पहली वाली बौद्ध परिषद अजात शत्रु ने आयोजित करवाई थी राजगृह के अंदर में, बिहार में, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप, ये याद रखना है आप लोगों ने। दूसरी वाली भी बता देता हूं आपको, सेकंड वाली, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पर मैं इसको छोटा कर देता हूँ आप लोगों को बताने के लिए। ठीक है, दूसरी वाली जो थी, सेकंड वाली, ये भी याद रखना, सेकंड वाली काल अशोका ने आयोजित करवाई थी, कहां पर में, वैशाली में। ये सभी लोग लिखेंगे और मैं आप लोगों को टारगेट दे रहा हूँ ये याद करके आने का, वैशाली। और आज जो है जो दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप है उसके ऊपर में मैं आप लोगों से इसका पोल भी डाल दूंगा कि सेकंड वाली किसकी हुई थी। चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो आप लोग सभी लोग, दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मैं आज ये क्वेश्चन डालूंगा, सेकंड वाली किसकी हुई थी, और अध्यक्ष कौन थे सेकंड वाली के। सेकंड वाली के अध्यक्ष थे सभाकामी। एक एक करके अब ऐसे ही याद कराना पड़ेगा आप लोगों को। सभाकामी या सर्वकामी भी उनको बोला जाता है, सभाकामी। अब आप लोगों को ऐसे ही चैलेंज देता हूं मैं, धीरे धीरे याद करवाने के लिए, ठीक है। बस पहला और दूसरा आज याद करके बताओ मेरे को आप लोग। सेकंड वाला काल अशोका के समय में हुआ था, वैशाली नाम की जगह पे, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है फ्रेंड्स आप लोगों की कि कौन से बौद्ध परिषद कहां पर में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नर्मदा नदी जो है वो कौन से दो रेंज के बीच में से बहती है, ठीक है, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। और लाइक भी कर दो यार, करीब 2000 के करीब बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे। मैं अपनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ और आप लोग भी अपना अपना जो रिस्पॉन्स है वो सही से यहाँ पर में देते रहेंगे सभी लोग, लाइक शेयर और सब्सक्राइब के तरह।
बहुत बढ़िया। देखिए फ्रेंड्स, अभी आप लोगों को बताया कि नर्मदा नदी कहां से निकलती है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है, मान लीजिए ये हमारा भारत है। ठीक है, आप लोगों को देखो कैसे याद करवा रहा हूं मैं, बिल्कुल आपके माइंड में बिठा दे रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर मैं मान लीजिए माइकल हिल्स है, अमरकंटक, यहाँ से निकलती है नदी इस तरीके से और अरब सागर में जाकर खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। कौन से डायरेक्शन में बहने वाली नदी है नर्मदा, ये भी आप लोग मेरे को कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद में यहाँ पर में जो ये रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, ये है विंध्या, और यहाँ पर में जो है वो है सातपुड़ा। तो विंध्या और सातपुड़ा के बीच में बहती है, सातपुड़ा और विंध्या के बीच में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का। तो 88% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड फ्रेंड्स। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस। ऐसे ही आप लोग आंसर करते रहिए अच्छे से, ताकि आप लोगों का रिवीजन भी होता रहे साथ साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों के, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का आपकी स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। आपको बताना है कि मौर्य समय काल के अंदर में, मौर्य समय काल के अंदर में जो स्क्रिप्ट इस्तेमाल की जाती थी वो कौन सी थी। और मौर्य समय काल के अंदर में स्पेशली बात करूं फ्रेंड्स, तो अशोका की बात हो रही है यहाँ पर में। अशोका कौन से साम्राज्य का, ठीक है, अशोका जो है वो कौन से साम्राज्य का राजा था, या कौन से वंश का राजा था। मौर्य वंश का ही था, वो तीसरे नंबर का राजा, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था अशोका। तो उसके समय काल के अंदर में आप लोगों को बताना है कि कौन सी वाली लिपि का इस्तेमाल किया जाता था। तो देखिए, दो चीजें हैं फ्रेंड्स, एक होती है भाषा। ठीक है, भाषा, भाषा मतलब जिस भाषा में आप बोलते या सुनते हो। भाषा में बोला या सुना जाता है। मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, ये भाषा हो गई। ठीक है, मैं हिंदी में बात कर रहा हूं आप लोगों से अभी, लेकिन मैं लिख किस में रहा हूं, वो होती है आप लोगों की लिपि। ठीक है, लिपि आप लोगों की। तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, की जो लिपि है आप लोगों की, उसमें कौन सी वाली लिपि का प्रयोग किया जाता था, ये आप लोगों से बोल रहे हैं यहाँ पर में। तो लिपि जो है आप लोगों की जिसमें पढ़ा या लिखा जाता है, जैसे ये आप लोगों की रोमन स्क्रिप्ट हो गई, इंग्लिश में लिखा हुआ है जो है रोमन स्क्रिप्ट ABCD। तो भाषा जो है बोला या सुना जाता है आप लोगों का भाषा के अंदर में, और लिपि जो होती है उसके अंदर में लिखा या पढ़ा जाता है, लिखा या पढ़ा जाता है। ठीक है, लिखा या पढ़ा जाता है उसके अंदर में। तो ये आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो प्राकृत जो है ये एक भाषा है, प्राकृत भाषा है। जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं वो बता दो कि प्राकृत आप लोगों की एक भाषा है। और ब्राह्मी जो है ये एक लिपि है। ठीक है, लिपि इधर में आएगा, पी, लिपि। ठीक है, तो ब्राह्मी जो है आप लोगों की लिपि है। तो आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर ए, ये याद रखना है। और आंसर बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि प्राकृत भाषा है आप लोगों की, पाली भाषा है आप लोगों की। ब्राह्मी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता था लिपि का। ओके, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है, जैसे हिंदी ये आप लोगों की देवनागरी स्क्रिप्ट है, अ आ ई उ, ये क्या है आपकी ब्राह्मी, आपकी देवनागरी लिपि है। ठीक है, वैसे ही एक ब्राह्मी स्क्रिप्ट भी होती है। तो उस समय में ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया जाता था ज्यादातर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड, 1200 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं, कांग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में ये देखिए, अगर आप लोगों को ब्राह्मी स्क्रिप्ट देखनी है तो मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, कुछ इस प्रकार से दिखती है। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। ठीक है, और जूम करके देखना है आप लोगों ने तो मैं और जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। खुल जा सिम। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो पढ़ लो इसके अंदर में। इसमें से ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर में लिखा हुआ है ये सब पूरा का पूरा आप लोगों का। ठीक है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंदर में समझ आ रहा है क्या कुछ? नहीं ना? ठीक है, क्योंकि वो लुप्त हो चुकी है, अब हम लोग नहीं पढ़ते उसको, इस वजह से। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र जो है वो किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र जल्दी से बताएंगे आप लोग, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आंसर करेंगे सभी जल्दी जल्दी से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से आप लोगों का लिया गया है? गायत्री मंत्र आंसर कीजिए जल्दी जल्दी से। गायत्री मंत्र कौन सी पुस्तक से लिया गया है? क्या बात है, बहुत बढ़िया फ्रेंड। देखिए आप लोगों के यहाँ पर में आंसर भी आने स्टार्ट हो गए हैं। अगर मैं आप लोगों से बात करूं गायत्री मंत्र, ठीक है, ये आप लोगों का लिया गया है ऋग्वेद से। ये याद रखना है आप लोगों ने, ऋग्वेद से लिया गया है इसको, ऋग्वेद से। ठीक है, ऋग्वेद जो है ये आप लोगों का 10 पार्ट में, 10 पार्ट्स, ठीक है, 10 पार्ट्स में या 10 भागों के अंदर में बटा हुआ है। ठीक है, 10 पार्ट। उसमें से जो आपका तीसरे नंबर का भाग है, थर्ड नंबर का जो भाग है, ठीक है, तीसरा वाला जो भाग है, उसके अंदर में आप लोगों को गायत्री मंत्र मिलेगा।
ठीक है, गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? ऐसा क्या माना जाता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? 2000 प्लस हो गए हमारे यहाँ पर में लाइव। कांग्रेचुलेशंस आपको फ्रेंड्स। ठीक है जी, हाँ मेरी अभी तबीयत ठीक है वर्षा जी। जी तो यहाँ पर मैं बताइए गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है वो विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। विश्वामित्र, ऋषि विश्वामित्र ने की थी, ऐसा माना जाता है गायत्री मंत्र की रचना। तो आंसर जो है आप लोगों का यहाँ पर में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के अंदर में आप लोगों को ये दिया गया है, ये भी याद रखोगे आप लोग। ऋग्वेद के अंदर में टोटल कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। सूक्त का मतलब होता है भजन, या अच्छी तरह से सुना गया बेसिकली मतलब होता है उसका, भजन बोल सकते हो। तो 1028 भजन है उसके अंदर में टोटल। तो ये याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है फ्रेंड्स, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स की टीचिंग को आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में। विच आर्टिकल इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? भारत के अंदर में जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, कौन से आर्टिकल के जरिए, ये भी देखते हैं आप लोगों से। चलिए, और ये क्वेश्चन का पोल भी बनता है। ठीक है भाई, कितने लोग यहाँ पर में आंसर कर पाते हैं ये तो देखना ही पड़ेगा यहाँ पर में कि पोल के अंदर में। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों का? आंसर करते जाइए सभी लोग जल्दी जल्दी से। कौन सा है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है? नेशनल इमरजेंसी लगती है आप लोगों की, राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश के अंदर में आपातकाल लग जाए तो ये लगता है आर्टिकल नंबर 252 के जरिए। सभी लोग पहले ये लिखिए, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 252। ठीक है, उसके बाद में मैंने आप लोगों से पूछा है कि भाई कौन सा आर्टिकल है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है आपका बिना किसी इसके। अगर आपने आर्टिकल नंबर जो है 352 का इस्तेमाल करके, ठीक है 352 का इस्तेमाल किया आप लोगों ने और ऑटोमेटिकली आप लोगों ने नेशनल इमरजेंसी इंपोज कर दी, तो एक आर्टिकल ऐसा जो अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, उसको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती। और वो आर्टिकल है आप लोगों का आर्टिकल नंबर 19। जैसे ही इसको लगाओगे कि अपने आप खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसको लगाएंगे अपने आप खत्म हो जाएगा। जैसे ये नहीं क्या कुछ लोग होते हैं यहाँ पर में, ठीक है, प्यार के परिंदे, मान लीजिए कि देखो अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं तो मर जाऊंगा, ऑटोमेटिकली मर जाऊंगा। ऐसा नहीं क्या होता है, प्यार में वादे वगैरह तो करते हो जो आप लोग जो यहाँ पर में, ठीक है 16-17 साल की उम्र में भी करते हो, पता चले, और शुरुआत में पहले 1 महीने के अंदर में लड़का करता है लड़की से कि तुम मुझे छोड़ के गई तो मैं तो जी नहीं पाऊंगा तुम्हारे बिना। वैसे कुछ होता नहीं, वैसे वो जी लेता, ठीक है, थोड़े दिन बाद 1 हफ्ते बाद वापस से जीना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर में जैसे ही आर्टिकल लगेगा वैसे ही अपने आप ये क्या होगा, आप लोगों का आर्टिकल नंबर 19 जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अपने आप खत्म हो जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, उसको खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये, अपने आप खत्म हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में क्या दिया है? आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में आपको 6 जो है वो फ्रीडम दी गई है। देश में इधर उधर घूमने का अधिकार, अपने पसंद का काम करने का अधिकार, ठीक है, इसके अलावा जो है देश में कहीं पे भी जाके बसने का अधिकार। अरे यहाँ इमरजेंसी लगी है, तुम बोलोगे मेरे को पैंगोंग लेक के अंदर में जाके मछली पकड़नी है, तो क्या तुमको वहां जाने दे हम? वह चाइना के साथ में युद्ध चल रहा है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, तुम बोलोगे मेरे को पैंगोंग लेक में जाके यहाँ पर मैं देखना है कि नाक बीच में आती कि नहीं आती लद्दाख में जाकर। अब क्या तुमको वहां जाने दे? हम लोग बोलेंगे आर्टिकल नंबर 19 का इस्तेमाल करके मेरे को वहां जाना है नाक बीच में आती कि नहीं आती देखने के लिए लद्दाख में, पागल गई का। तो ये तो आर्टिकल आप लोगों का जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जैसे ये लगेंगे आप लोगों की, खत्म बात। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है आप लोगों की, ध्यान से सुनना मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 2 आर्टिकल है जिनको किसी भी कीमत पर किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं किया जा सकता? जिनको किसी भी कीमत पर सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बताइए आप लोग। मतलब कोई भी लेवल की इमरजेंसी लगा दो, वो आर्टिकल कभी खत्म नहीं होते। वेरी गुड, किसी ने आंसर लिखना स्टार्ट भी कर दिया आप लोगों में से। ठीक है, आर्टिकल नंबर 20 और आर्टिकल नंबर 21 ये कभी भी खत्म नहीं होते, कभी, ठीक है, कभी सस्पेंड नहीं होते, नहीं होते, कुछ भी कर लो आप लोग, ठीक है, कभी भी सस्पेंड नहीं होते। ये याद रखना है आप लोगों ने, कभी भी। ये आर्टिकल नंबर 20 और 21 बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों से इसके ऊपर मैं पूछूंगा कभी तो भी मिलाकर आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों को तो याद रखना है आप लोगों ने, आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते। 19 अपने आप सस्पेंड हो जाएगा, 20 और 21 को सस्पेंड किया ही नहीं जा सकता, चाहे आप नेशनल इमरजेंसी लगा दो, इंटरनेशनल इमरजेंसी लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है, इनको नहीं किया जा सकता।
पीस जो है आपका ये अधिकार है कि भाई आप लोग जब आपको दोष सिद्धि होती है, आप लोगों को जब आपको मान लीजिए आप गुनाहगार साबित हो गए तो उसमें कुछ बचाव आपको अधिकार दिए गए। जैसे एक ही गुनाह के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती आप लोगों को, ठीक है, एक ही गुनाह किया आपने और उसके लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती आपको। इसके अलावा जो है आज आपने गुनाह किया है और आने वाले कल में कोई कानून बनाकर आज के गुनाह के लिए आपको सजा दे दी जाए, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट उसको बोला जाता है, वो नहीं किया जा सकता आप लोगों का। वो आर्टिकल नंबर 20 में दिया है कि अगर आप दोषी हो भी तो कुछ आपके पास में बचाव के अधिकार है, वो आर्टिकल नंबर 20 में है, और 21 में जीने का अधिकार है आप लोगों का, ठीक है। तो ये सस्पेंड नहीं होते, ये याद रखना है आप लोगों ने, 20 और 21। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग। बताइए वोल्केनिक माउंटेन को क्या कहा जा सकता है, और वोल्केनिक माउंटेन जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? वोल्केनिक माउंटेन्स को बताओ। वोल्केनिक माउंटेन्स जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? वोल्केनिक माउंटेन बेसिकली फ्रेंड्स वो माउंटेन्स होते हैं आप लोगों के जो कि वोल्केनिक इरप्शन के कारण बनते हैं। वोल्केनो फटता है, उसके कारण जो यहाँ पर में जमा हो जाता है ना, जो उसका पूरा मलबा जमा हो जाता है, उसके कारण बनते हैं। तो जमा होने को ही एक्यूमुलेशन कहा जाता है। एक्यूमुलेट करना, जमा करना, संचयन करना, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका? आप लोगों का आंसर होगा संचय पर्वत या एक्यूमुलेशन, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन कहा जाता है। सिंपल सी बात है, इसकी टर्मिनोलॉजी को समझो। जितने भी लोग बी आंसर लगा रहे हैं सबका गलत है, ठीक है। देखिए ये क्या होता है, माउंटेन जो ये बना कैसे है आप लोग खुद से सोचिए। यहाँ पर मैं अगर मैं इसी को आपको थोड़ा सा जूम करके बताऊं, इस इमेज को ही आप लोगों की, ठीक है, हो जा भाई, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यहां से जूम करेंगे अपन लोग इसको। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो मान लीजिए, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर में ये जब निकल रहा है इसका, ठीक है, जो लावा निकल रहा है वही यहाँ पर में जमा होता जाएगा, यहाँ पर में जमा होता जाएगा, तो एक्यूमुलेट हो रहा है, संचय हो रहा है इसका। तो इसी वजह से जो आप लोगों के ये माउंटेन्स होते हैं, जो वोल्केनिक माउंटेन होते हैं, जो वोल्केनिक एक्टिविटी के कारण, लावा निकलने के कारण बनते हैं, उनको माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन कहा जाता है, संचयन पर्वत, ठीक है। या पर्वत, ऐसे पर्वत जो संचय के कारण बने हैं, ठीक है, चीजों के संचय, जमा होने के कारण बने हैं, तो संचय पर्वत इनको कहा जाता है। ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से कभी भी पूछ सकते हैं, तो बी रेडी फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों के सिक्कों पर किस गुप्त शासक को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है? देखिए फ्रेंड्स, गुप्ता शासन काल जो है हमारे भारत का, इसको गोल्डन एज कहा जाता है। एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज, स्वर्ण काल बोलते हैं इसको। तो भारत के इतिहास का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। और कौन सा वाला राजा है जिसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है आप लोगों का, ठीक है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है आपका? वो दिखाया गया है फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त जो है ये गुप्त वंश का शासक था। इसी को नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला गया है, नेपोलियन, ठीक है, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। जैसे फ्रांस का एक राजा हुआ ना नेपोलियन, वैसे ही उसकी तुलना समुद्रगुप्त के साथ में की गई है। नेपोलियन भी बहुत जो है युद्ध की नीति में मानता था, युद्ध करता था, ठीक है, वैसे ही समुद्रगुप्त भी था। वैसे नेपोलियन बाद में आया, समुद्रगुप्त तो बहुत पुराना है, बट अंग्रेजों ने इसकी तुलना की है, इसी वजह से इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला गया है। अगर हम लोग फ्रांस पर कब्जा कर लेते तो शायद हम लोग नेपोलियन को फ्रांस का समुद्रगुप्त बोलते, ठीक है। चलिए, तो भारत का नेपोलियन किसको कहा गया? समुद्रगुप्त को। सिक्कों के ऊपर में इसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, वीणा बजाते हुए। मान लीजिए ये समुद्रगुप्त है, ऐसा बैठा हुआ है मस्त पैकी, हाथ में उसके वीणा है, ठीक है, ऐसा है कुछ तो भी, और पता नहीं कुछ बजा रहा है इस प्रकार का वो, ठीक है। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख लेना, वीणा बजाते हुए उसको दिखाया गया। चलिए, ये एक पॉइंट आप लोगों का है जो आप लोग याद रखोगे। इसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों को, उसकी तरफ में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आप लोग मुझे बताइए कि विक्रमादित्य की कौन सा गुप्ता वंश का शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, बताइए। विक्रमादित्य की उपाधि कौन से जो है इसने ली थी? विक्रमादित्य की उपाधि कौन से इसने ली थी?
वेरी गुड। चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त सेकंड, इसका जो बेटा था, समुद्रगुप्त का बेटा था चंद्रगुप्त दो, उसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, ये याद रखना, चंद्रगुप्त दो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य वंश वाला है, वो चंद्रगुप्त वन, चंद्रगुप्त दो वो गुप्ता वंश वाले हैं, ठीक है। जब मैं आप लोगों को मिसलेनियस पढ़ाऊंगा ना पेड के अंदर में, जिन बच्चों का भी है हमारे साथ में, जब आप लोगों का मॉडर्न हिस्ट्री वो खत्म हो जाएगा तो मिसलेनियस पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर में एंशिएंट और मॉडर्न के जो भी मिसलेनियस वाले पार्ट है, जो आप लोगों से ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो जब कराऊंगा उसमें आप लोगों को समझाऊंगा भी मैं। तो मौर्य जो है वो अलग है और गुप्ता वंश अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक है, वो उसका गुप्ता वंश से कोई लेना देना नहीं है, ये पुराना है ज्यादा। तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, इसके आध्यात्मिक गुरु कौन थे ये बताना है आप लोगों ने। आध्यात्मिक गुरु, काफी सारे लोगों को लगता है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु तो चाणक्य थे, तो चाणक्य जो है उनके पॉलिटिकल गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु, ठीक है, जिन्होंने उनको पॉलिटिक्स का नॉलेज दिया, उनको बाकी की चीजें सिखाई। बट यहाँ पर मैं बात क्या हो रही है आप लोगों की, यहाँ पर मैं बात हो रही है कि उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे। आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की, मौर्य वंश की स्थापना की, मौर्य वंश को बड़ा किया, ठीक है, धनानंद को हटा दिया, नंद वंश का खात्मा करके मौर्य वंश की स्थापना की। बट जिंदगी के आखिरी समय पर इन्होंने एक अलग धर्म अपना लिया था, वो धर्म कौन सा था जल्दी बताइए आप लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपना लिया था, जल्दी जल्दी से लाइक का बटन भी दबा देंगे फ्रेंड्स सभी लोग। तो यहां पर मैं आप लोगों को याद रखना है कि जैन धर्म इन्होंने अपना लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और भद्रबाहु नाम के एक जैन जो है यहाँ पर में मुनि हुए थे, भद्रबाहु, इनके नेतृत्व में या उनके सानिध्य में, उनके जो है नीचे रहकर उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। और भद्रबाहु के साथ में वो यहाँ चले गए थे कर्नाटक में, ये श्रावण बेलगोला नाम की जगह यहाँ कर्नाटक के अंदर में, ठीक है, कर्नाटक में श्रावण बेलगोला नाम की जगह, क्या नाम है उस जगह का, श्रावण बेलगोला, बड़े वाले इसमें बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा भारत है, ठीक है, कर्नाटक के अंदर में, कर्नाटक में यहां पर में एक जगह है जिसका नाम है श्रावण बेलगोला, श्रावण श्रावण बेला गोला, ठीक है। तो श्रावण बेला गोला के गोला नाम की जगह पर चले गए, ठीक है, पाटलिपुत्र से अपने गुरु के साथ में यहाँ पर में गए। और यहाँ पर में उन्होंने जो है फ्रेंड्स, जैन धर्म के अंदर में परंपरा है कि जो व्यक्ति भूखा प्यासा रहकर अपना प्राण त्याग देता है, अपने शरीर को त्याग देता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है कि यहाँ पर में संथारा एक प्रथा होती है जैन धर्म के अंदर में, जिसमें भूखा प्यासा रहकर आपको जो है अपने प्राण त्याग देने होते हैं। तो भद्रबाहु के साथ में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे यहाँ पर में श्रावण बेलगोला के अंदर में, ठीक है जी। इस प्रथा को आप लोग संथारा या फिर इसको जो है फ्रेंड्स संलेखना, ठीक है, दोनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है, संथारा और संलेखना, दो नाम से इसको जानते हैं, इस प्रथा को आप लोग, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो ये आप लोगों का जो है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन था। मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का